हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। और इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है और लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या होता है, एक वेक्टर का ही टाइप्स होता है। तो कुछ पहले लेक्चर के बारे में हम लोग बात कर लें। पहले लेक्चर में हमने बात किया था यूनिट वेक्टर के बारे में। वो भी आपका क्या होता है, एक वेक्टर का इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या होता है, इनसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, या अगर कोई बच्चा ये वाला वीडियो नया देख रहा है तो उसको अगर अपने सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ना है, अपने सिलेबस चाहे वो कोई सा भी बीएससी मैथ का अगर स्टूडेंट है तो जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं उसको अगर सीरियल वाइज अगर टॉपिक वाइज पढ़ने हैं अपने सिलेबस को, तो आप कैसे हमारे एप्लीकेशन पे जोड़ सकते हैं। तो यही सारी चीजें आज के क्लासेस में आपको पता चलेंगे, ठीक है। और पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से आपके एग्जामिनेशन में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, तो स्टार्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर का ही टाइप्स होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं, फिर इसके बाद इसके डेफिनेशन को कैसे लिखना है वो सारी चीजें हम लोग लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्थिति सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश, ठीक है, स्थिति सदिश। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखते हुए चल रहा हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड थी जिन्होंने पहले वीडियो में मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप जो भी हिंदी बताते हैं उसको थोड़ा लिख भी दिया करिए, तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी थोड़ा लिख भी दिया करूंगा। तो पोजीशन वेक्टर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश, ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिति मतलब किसी चीज की स्थिति, ऐसा वेक्टर जो किसी चीज की स्थिति को बताए, वो कहां पे प्रेजेंट है उस चीज को बताए। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर हमको बेसिकली क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर अगर कोई पॉइंट आपका, मान लो कि ये पूरा स्पेस आपका खाली है, ठीक है, उसमें कोई भी पॉइंट मान लो, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट आपका प्रेजेंट है, ये पेन ही आपका एक पॉइंट है समझ लो, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, इसको हम लोग किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर इसके पोजीशन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा या स्थिति सदिश हो जाएगा। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं। तो पहले बात करेंगे, अगर हम लोग 2D स्पेस की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे, ठीक है। तो 2D में आप कैसे यहाँ पे देखिए 2D स्पेस में इस पोजीशन वेक्टर को समझ सकते हैं। पोजीशन वेक्टर का काम क्या है, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताना कि वो पॉइंट कहां पे है, किसके रेस्पेक्ट में, एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये आपको अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, एक्स और वाई एक्सिस है। हमने बात की है 2D की, तो 2D में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब मान लो कि कोई पॉइंट आपका यहां पे रखा हुआ है, कोई पॉइंट P, कोई बिंदु आपका P जो है वो आपका इस पॉइंट पे स्थित है, ठीक है। अब इस पॉइंट P के हम लोग पोजीशन को हम लोग पुराने मेथड से भी बता सकते हैं और वेक्टर के भी मेथड से बता सकते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा पुराने मेथड को जानते हैं कि इस पॉइंट P के पोजीशन को हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो हम लोग इस पॉइंट P के पोजीशन को कैसे बता सकते हैं,
आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर इसका मैं कोऑर्डिनेट क्या ले लूं, एक्स और वाई ले लूं, पुराना मेथड तो यही है कि इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में दर्शाया जाए। जैसे आपको एग्जांपल मैं दूं, जैसे आपका 2 और 3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 लेंथ तक चलना है और वाई एक्सिस पे 3 लेंथ तक चलना है। वाई एक्सिस पे 3 लेंथ तक चलना है, इधर 2 तक चलना है, और इन्हीं दोनों पॉइंट को आपस में मर्ज कर देंगे तो यहीं पे आपका पॉइंट का पी का पोजीशन होगा, स्थिति होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे पुराने मेथड को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे रुके, हाँ देखिए, तो पुराने मेथड में यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अगर पी एक्स वाई आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, मतलब इसका है कि एक्स एक्सिस पे एक्स लेंथ चला हुआ है और वाई एक्सिस पे क्या चला हुआ है, वाई लेंथ चला हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक्स लेंथ, एक्स और वाई इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो मतलब पी का जो पोजीशन है एक्स एक्सिस पे एक्स लेंथ है, वाई एक्सिस पे वाई लेंथ है, और यहाँ पे अगर इन्हीं दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा लाइट आई है, चेक कर ले। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, अब पुराना मेथड यही कहता है कि x पे x लेंथ चला, y पे y लेंथ चला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट को दर्शा देंगे, तो इस पॉइंट P का हमको पोजीशन पता चल जाएगा। लेकिन अब हमको किस फॉर्म में देखना है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देखना है। तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसी पॉइंट को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, या तो इसको रहने दो, सेकेंड फिगर हम लोग बना लेते हैं, या इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहां पे मान लो कि कोई पॉइंट पी आपका प्रेजेंट है, ठीक है, कोई पॉइंट पी प्रेजेंट है, तो इसके पोजीशन को दिखाने के लिए, पोजीशन वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसको आपका संदर्भ, आपका संदर्भ, आपका बिंदु कहते हैं, संदर्भ बिंदु। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग किसको मानते हैं, बेसिकली जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट के पोजीशन या मूवमेंट को बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, पॉइंट पी आपका एक जगह स्थित है, तो किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन को हिंदी में क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, सुना होगा, मूल बिंदु। ठीक, तो मूल बिंदु आपका क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके जिसको लेकर, जिस पॉइंट को मानकर हम लोग किसी दूसरे पॉइंट के उसके स्थिति को बताते हैं, उसके पोजीशन को बताते हैं, उसके मूवमेंट को बताते हैं, उसके गति को बताते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट पी का हम लोग पोजीशन बनाएंगे। तो अब हमने क्या कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, एक पॉइंट पी बना लिया। अब इसके पोजीशन वेक्टर को दिखाना है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से, इस पॉइंट ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से या ओरिजिन से इस पी पॉइंट तक हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इस वेक्टर को हम लोग किससे दिखाएंगे, आर वेक्टर से। तो यहां से आपको क्या पता चला कि पोजीशन वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है, आर वेक्टर से दिखाया जाता है। पोजीशन वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है, आर वेक्टर से दिखाया जाता है। अब इसी आर वेक्टर की वैल्यू को हमको लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि अगर इसके कोऑर्डिनेट, पुराना मेथड से हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स बता ही सकते हैं। अगर इस पे एक्स एक्सिस पे एक्स लेंथ चला, वाई एक्सिस पे वाई लेंथ चला, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा जब हम लोग इसको मिला देंगे। समझ में आ गया, तो P का हमको कोऑर्डिनेट पता है, और यहां से
यहां से हमने इस ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट P का एक वेक्टर मान लिया r वेक्टर, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, अब उस चीज को देखेंगे। तो जैसे मान लो r वेक्टर, कोई भी वेक्टर लिखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी चाहिए। क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि अगर यहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना मैग्नीट्यूड है, एक्स। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, परिमाण होता है, संख्या होता है। तो एक्स एक्सिस पे एक्स लेंथ चला हुआ है तो एक्स उसका क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो एक्स इसका संख्या हो गया। अब मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था यूनिट वेक्टर के बारे में कि एक्स एक्सिस है तो उसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होगा, वाई एक्सिस है तो कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होगा, और जेड एक्सिस है तो उसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होगा। ठीक है, पिछला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेस तैयार करता है वेक्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, उससे आप अगर पहला लेक्चर अगर आप देखे हो तो मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ पे 100% चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि कहां से वो चीजें आपके निकल के आ रही हैं, वो सारी चीजें आपको उस क्लास में बताई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर वेक्टर की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, एक्स लेंथ चला हुआ है एक्स एक्सिस पे तो पहले एक्स लिखा, एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपका आई कैप होता है तो आई कैप लगा दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी कुछ लेंथ चला हुआ है तो इसको प्लस करके वाई लेंथ चला हुआ है, इस वाई एक्सिस पे तो वाई हमने लिख दिया, और वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, इसको लगा देंगे। ये हमारा पोजीशन वेक्टर फॉर्म हो गया, या हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट P के पोजीशन को बता दिया। इस पॉइंट P का पोजीशन कहां है उस 2D स्पेस में, हमने यहां पे इसको बता दिया। किसके रेस्पेक्ट में बताया, इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताया या संदर्भ बिंदु के रेस्पेक्ट में बताया। और संदर्भ बिंदु हमने किसको माना है, ओरिजिन को माना है। ठीक है, किसको माना है, संदर्भ बिंदु ओरिजिन को माना है। तो ओरिजिन से उस पॉइंट के तरफ का, यहाँ पे उस पॉइंट का जो पोजीशन होगा वो आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से दिखाया जाएगा, और इसी आर वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये किसी भी बिंदु के पॉइंट को दर्शाता है। इसका बहुत बड़ा यूज है जब आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, या आप अभी जो आपका पार्ट बी वाला सेक्शन है, पार्ट बी पढ़ेंगे तो वहां पे भी वो चीजें आपकी ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर को इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को हमने दिखा दिया। अब आपसे मैं पूछूं कि अब चूंकि पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, एक सदिश है या वेक्टर है, तो इस वेक्टर का कुछ तो डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो डायरेक्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा ओरिजिन अगर मैं ओ मान लेता हूं, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि उस ओरिजिन से उस पॉइंट P तक, P आपका जहां पे प्रेजेंट है, आपका डायरेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन दिशा इसका क्या होगा, हमेशा O से लेके ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक होगा, टू दैट पॉइंट, टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक आपका इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ओ से यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहाँ पे मैं ओरिजिन ही लिख देता हूं, या रेफरेंस पॉइंट, या आप ओरिजिन ले लीजिए। ठीक है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा उस पोजीशन वेक्टर का। मतलब आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा कहां से होगा, ओरिजिन से उस पॉइंट P तक। ठीक है, या इसको हम लोग ओपी भी लिख सकते हैं, ओपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओपी वेक्टर से भी दिखा सकते हैं, लेकिन उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये बस याद रखिए कि हमेशा डायरेक्शन जो लेना है पोजीशन वेक्टर का, वो ओरिजिन से उस पॉइंट तक लेना है। ठीक है, तो वेक्टर को कैसे लिखा जाता है,
वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया पोजीशन वेक्टर को, पहले मैंने पुराना मेथड बताया कि पुराने मेथड से हम लोग 2 डायमेंशनल स्पेस में कैसे किसी पॉइंट को दर्शाते हैं। फिर मैंने बताया कि अब उस पुराने मेथड को चेंज करके हम इसको पोजीशन वेक्टर से भी इसका इस पॉइंट के जो पॉइंट पी कहां पे प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को बता सकते हैं। ठीक है, पॉइंट पी का डायरेक्शन क्या है वो भी हम लोग बता सकते हैं, ये सारी चीजें बता सकते हैं, बट किसके रेस्पेक्ट में, एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट, और ये भी जो पुराना मेथड है ये भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही किसी पॉइंट को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई, पोजीशन वेक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि अगर आर वेक्टर की वैल्यू पता है, अगर मैं आर वेक्टर का डायरेक्शन पूछूं, डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये तो मैंने डायरेक्शन बता दिया कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो इसको आप कैसे बताएंगे। देखिए, जो भी वेक्टर आपको पता है आर वेक्टर, पहले इसको लिख लीजिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, उस वेक्टर को लिख लिया। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए मैंने बताया था कि किसका यूज होता है, यूनिट वेक्टर का यूज होता है। यूनिट वेक्टर हर जगह आप चाहे जितने बड़े लेवल पे जाइए, आपको अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सारी जहां पे भी वेक्टर का यूज आएगा वहां पे यूनिट वेक्टर जरूर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आर वेक्टर आपका है, अगर इसके डायरेक्शन को बताना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी आर वेक्टर के ऊपर आर के ऊपर कैप लगाते हैं। आर के ऊपर कैप लगाते हैं तो ये किस चीज को सिंबलाइज करता है या किस चीज को बताता है, हमेशा यूनिट वेक्टर या उस वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन को बताने का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर को लिखिए अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर कर दीजिए, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा, किसका, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा, किस पॉइंट पी जहां पे प्रेजेंट है उसका एग्जैक्ट आपका डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसका यूज भी बताऊंगा कि कैसे यूज होता है, आपके आगे आने वाले फिजिक्स में कैसे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके डायरेक्शन को देखूं तो आर वेक्टर तो पहले ही दिया गया है, तो आर वेक्टर को लिख लेते हैं अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया था कि आर वेक्टर का अगर मॉड कैसे निकालते हैं, हमेशा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका इसका डायरेक्शन वेक्टर हो गया। ठीक है, या यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन की क्या एग्जैक्ट वैल्यू होगी, यूनिट वेक्टर अगर आपसे पूछ दे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से ये उसका पोजीशन आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये आपका पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे अब 2D की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे 3D में चीजें कैसे आपकी पॉसिबल है। ठीक है, अब 3D में चीजों को देखेंगे। ठीक है, फॉर 3D, अब यहाँ पे फॉर 3D अगर 3 डायमेंशनल स्पेस हो, या पहले मैं 2D का कुछ एग्जांपल दे देता हूं तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा ना। 2D का कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 3D में कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर मान लो कि कोई पॉइंट है 3 4, और इसको मैं और बड़ा बनाता हूं, रुको एक मिनट। हाँ देखो, यहाँ पे अगर मान लो पॉइंट P है, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 4 दिया गया है, अब यहाँ पे ये 2D में है, तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं आपसे कहूं कि इसका पोजीशन वेक्टर लिख के दिखाइए, तो कैसे लिखेंगे, क्या करना है, आर वेक्टर से इसके पोजीशन, पहले यहां से ओरिजिन से, इसको ओरिजिन मान लीजिए या रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, और एक मिनट, और इससे इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए जिसको आर वेक्टर से दिखा लीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पे आर वेक्टर से हमने दिखा लिया। अब इसके पोजीशन को कैसे लिखेंगे, जो एक्स एक्सिस पे जितना लेंथ चला है, एक्स एक्सिस पे कितना लेंथ चला है 3, और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, प्लस वाई एक्सिस पे कितना लेंथ है 4, और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है जी कैप। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर मैं इसी का आपसे पूछ दूं कि इसका यूनिट वेक्टर भी बताइए, इसका यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कि डायरेक्शन आपका हमेशा O से P तक होगा, लेकिन अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन की वैल्यू पूछ दूं कहां पे है, तो आप कैसे निकालेंगे, क्या होगा आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। अब देखो आर वेक्टर की वैल्यू पता है हमको 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये अंडर रूट 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन यहाँ पे अंडर रूट 15 मतलब 5 हो गया, और इसको अलग अलग करके लिख लेंगे 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। ठीक है, इसके डायरेक्शन को हमने यहाँ पे बता दिया। तो ये तरीका है आपका डायरेक्शन निकालने का, और ये तरीका है आपके उसके पोजीशन को लिखने का। ठीक है, हमेशा रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमेशा याद रखिएगा कि रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन हम लोग बताएंगे। चलिए, अब अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं और यहाँ पे मैं पूछूं इस प्रकार से, आपका कोई पॉइंट है और इसकी वैल्यू है -3 -4, यहाँ पे कोई पॉइंट छोटा सा बनाते हैं, एक मिनट। यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इसकी वैल्यू जो है -3 -4 है। तो इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को बताना है तो क्या करना है, पहले रेफरेंस पॉइंट मानना है ओरिजिन, ओरिजिन से उस वेक्टर तक एक लाइन हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसको आर वेक्टर हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आर वेक्टर बोलेंगे, और आर वेक्टर के पोजीशन को हम लोग क्या लिखेंगे, -3 है तो -3 लिखेंगे, और यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब हमने बताया था कि वेक्टर लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो इस पॉइंट का पहले मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, तो 3 लिख दिया, और इसका डायरेक्शन किधर है, निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ है, देख रहे हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लगता है, नेगेटिव आई कैप लगता है, ये पिछले क्लास में मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे -i कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये भी आपका निगेटिव वाई एक्सिस में है तो निगेटिव 4j कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पोजीशन बता देंगे। अगर मॉड, इसका मैं मॉड निकाल लूं तो इसका हम लोग डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो पहले मॉड निकालिए, क्या हो जाएगा, इस 3 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर भी हम लोग बता सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर भी आप लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, और जो कि आपके पिछले ही क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में माइनस आपका नहीं था, यहाँ पे आपका माइनस है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दूं, आप लोग करके इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, मान लो कि ये -3 और 4 आपका कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, एक मिनट यहां से, हाँ पॉइंट P है, और इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को बताइए, क्या करना है, इसके पोजीशन वेक्टर को बताना है, पोजीशन वेक्टर को बताना है, मतलब स्थिति सदिश को भी बताना है, और इसके यूनिट वेक्टर को भी बताना है, डायरेक्शन को भी बताना है। पोजीशन वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन, यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड पोजीशन वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। चलिए अब जल्दी से हम लोग 3D के लिए भी देख लेते हैं। फॉर 3D अब इतना समझ में आ गया तो 3D के लिए भी आराम से समझ में आ जाएगा। 3D के लिए हम लोग 3D स्पेस ले लेंगे,
3D स्पेस, मान लीजिए कोई पूरा स्पेस खाली है, उसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए जहां पे आपके एक्स एक्सिस प्रेजेंट है, ये आपका वाई एक्सिस प्रेजेंट है और ये आपका जेड एक्सिस प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमको पोजीशन वेक्टर बताने और हम लोग मान लेते हैं कि उस स्पेस में कोई पॉइंट पी आपका है जो कि रुका हुआ है, पॉइंट पी आपका इस प्रकार से रुका हुआ है और इस पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर को बताना है तो क्या करेंगे, एक ओरिजिन आपको हम लोग इसका रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे और उस रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से और इसको मान लेते हैं कि इसको हम लोग आर वेक्टर से दिखा रहे हैं। अब जो इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको किससे दिए गए हैं, एक्स वाई जेड से दिए गए हैं, एक्स वाई जेड से दिए गए हैं। तो अगर मैं आर वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, बोलो साथ में बोलो आप लोग, क्या हो जाएगा, एक्स इसका मैग्नीट्यूड मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स लेंथ चला हुआ है तो एक्स आई कैप प्लस वाई एक्सिस पे वाई लेंथ चला हुआ है तो वाई जे कैप और जेड एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होता है, के कैप, तो यहाँ पे जेड के कैप। ठीक है, तो आर वेक्टर की वैल्यू आप इस प्रकार से अगर 3D में है तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। अगर मैं इसका डायरेक्शन पूछूं तो क्या करो, यहाँ पे आर वेक्टर को लिखो अपॉन मैग्नीट्यूड से उससे डिवाइड कर दो। तो मैग्नीट्यूड अगर इसका मैं निकालूं, आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर आर कैप की वैल्यू लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये आपका डायरेक्शन भी निकल गया। समझ में आ गया सभी को पोजीशन वेक्टर कैसे बताना है, एकदम सिंपल है। किसी भी इस पोजीशन वेक्टर का यूज किस लिए होता है, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है, पोजीशन और किसके रेस्पेक्ट में आप बताते हो, एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एक संदर्भ बिंदु के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी दूसरे पॉइंट के पोजीशन को हम लोग बताते हैं। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होता है पोजीशन वेक्टर का, वो डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा ओरिजिन जो भी आप रेफरेंस पॉइंट मानोगे उस रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ जो आपका डायरेक्शन होगा वही उस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वही उसके पोजीशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3D में भी हम लोग कर सकते हैं। तो 3D में एक क्वेश्चन में एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट 3 4 6 दिया गया है तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर पूछूं, आर वेक्टर बताइए, और इसका डायरेक्शन पूछूं तो आप कैसे बताएंगे, क्या करिए, पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए, आर वेक्टर लिखने के लिए एक्स एक्सिस पे कितना मैग्नीट्यूड 3i कैप और वाई एक्सिस पे 4j कैप, जेड एक्सिस पे 6 है तो 6k कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर निकल गया। अब इसी पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन आपको बताना है तो क्या करना होगा, आर कैप निकालना है तो आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू हमको पता चल गई, इस पॉइंट पी का पोजीशन हमको पता चल गया, ये आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे आर कैप की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप और अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 16 और यहाँ पे 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 25 प्लस 36 ऐड करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 आपका यहाँ पे 3 to 5 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 61 आपका आ जाएगा अंडर रूट में। तो यही आपका इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पोजीशन वेक्टर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी कोई भी पॉइंट दे देगा, पोजीशन वेक्टर पूछ लेगा। अब पोजीशन वेक्टर का एक्चुअली देखो, पोजीशन वेक्टर का यूज जो होता है इसके अगले पार्ट में जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर एक बेस तैयार करता है किसको सॉल्व करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोजीशन वेक्टर खत्म हो जाता है। तो पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन देख लो, कैसे लिखना है इसको। पोजीशन वेक्टर डेफिनेशन हेडिंग डालो, अ वेक्टर दैट सिंबलाइजेस, सिंबलाइजेस मतलब संकेत देता है, इधर द पोजीशन, पोजीशन या स्थिति, पोजीशन और द लोकेशन ऑफ गिवन पॉइंट with respect to any reference point like origin। सारे वर्ड का हिंदी क्या है, एक सदिश, वेक्टर मतलब सदिश, सिंबलाइज का मतलब संकेत करता है, संकेत देता है या बताता है, सिंबलाइज का मतलब बताता है या संकेत देता है। आइदर द पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति या लोकेशन, ठीक है, स्थिति ऑफ एनी गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट संदर्भ बिंदु लाइक ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम, जो डायरेक्शन होता है पोजीशन वेक्टर का वो ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट वेक्टर टुवर्ड्स अ गिवन पॉइंट, ओरिजिन से उस वेक्टर तक टुवर्ड्स गिवन पॉइंट, वही उसका हम लोग डायरेक्शन, जो कि मैंने पीछे आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे जो लिया गया है, यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस लिया गया है, और एक्स वाई एक्सिस पे यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस लिया गया है, और इसके एक्स एक्सिस पे जो लेंथ चला है वो ए चला है, और वाई एक्सिस पे बी चला है लेंथ। ठीक है, और x और y एक्सिस पे a लेंथ और y पे आपका b लेंथ चला है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, ए आई कैप आया है, बी जे कैप आया है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कॉमा b हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला ए आई कैप बी जे कैप, आप किसी भी तरीके से याद करो, चाहे x के रेस्पेक्ट में याद करो, चाहे ए बी के रेस्पेक्ट में याद करो, दोनों के लिए देखो सेम फॉर्मूला है। मॉड निकालने का तरीका ये मैंने बताया ही, अगर मैं इसका डायरेक्शन पूछूं तो डायरेक्शन क्या करना है, उस वेक्टर को लिखना है, अपन मॉड ऑफ उस वेक्टर का निकाल देंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का थोड़ा सा यूज देख लेते हैं, कहाँ पे आता है। अब देखो इसका यूज आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपका एक्स वाई जेड एक्सिस, वहां पे नॉर्मली 3D में ही हम लोग हर चीजों को बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई चार्ज आपका है, चार्ज यहाँ पे यहाँ मूव किया, तो इसके पोजीशन को बताइए। तो पोजीशन वेक्टर से आप क्या कर सकते हो, इस चार्ज का पोजीशन बता सकते हो कि ये चार्ज कहाँ पे है, ये चार्ज कहाँ पे, इसको Q1 Q2 कर सकते हैं। ठीक है, दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज का आपसे पोजीशन पूछ रहा है, दो चार्ज हैं, आपको मान लो कहीं पे भी 3D स्पेस में है, तो उस चार्ज के अगर पोजीशन को बताना है तो क्या करेंगे, एक 3D आप कोऑर्डिनेट मानेंगे, कोऑर्डिनेट मानने के बाद एक रेफरेंस पॉइंट उसका मानिए, उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस चार्ज का पोजीशन आप बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ से आप बता सकते हैं, यही इसका मेन यूज है, किसी भी पॉइंट या किसी भी चार्ज का, किसी भी चीज के पोजीशन को बताने के लिए इसका हम लोग हमेशा यूज देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर के बारे में। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं। रुकिए एक मिनट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और हिंदी भी मतलब मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे विस्थापन सदिश। क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन है, जो भी सीबीएसई बोर्ड का लड़का होगा, चाहे यूपी बोर्ड का लड़का हो, वो जरूर 11th में इस चीज का नाम सुना होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका कहाँ पे यूज आता था, जब हम लोग वेलोसिटी आप लोग पढ़ते थे तो वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट का यूज पढ़ता था, वहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता था। लेकिन अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर फॉर्म, सो अब इसको वेक्टर फॉर्म में समझेंगे कि इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे पहले एक कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब कोई मान लो पॉइंट एक पॉइंट पे था और कुछ समय बाद दूसरे पॉइंट पे चला गया तो उसका जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो आपका क्या होता है। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफिनेशन ही यही होता है। विस्थापन सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे छोटी दूरी होती है किसके किसके बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो सबसे छोटी दूरी होती है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी। जैसे मान लो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है, जैसे ये मान लो कि कोई आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, और कुछ समय बाद आप यहाँ पे चले गए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु। और यहाँ पे फाइनल पॉइंट, इसको हम लोग फाइनल पॉइंट, अगर इसको हम लोग फाइनल पॉइंट कह रहे हैं तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे फाइनल पॉइंट मतलब जहां पे पहुंचे आप, अंतिम बिंदु, आपने जहां पे फिनिश किया, अंतिम बिंदु, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल और फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है जो कि बताता है इनिशियल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पॉइंट का जो होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे आपका यहाँ पे इसको आप दिखा सकते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु, ये सारी चीजें समझ में आ गई ना। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको मैं एक्स एक्सिस लिख रहा हूं और इसको मैं वाई एक्सिस लिख रहा हूं और इसको मैं जेड एक्सिस लिख रहा हूं। ठीक है, मान लो कि कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, वो आपका पहले इस पॉइंट कोई पॉइंट P है जो एक समय पे इस पॉइंट पे था, मतलब इस P पोजीशन पे था, और कुछ समय बाद ये क्या कहां चला गया, इस Q पोजीशन पे आ गया, मूव करके ये Q पोजीशन पे आ गया। तो इसके मूवमेंट को बताना कि ये कितना दूरी तय किया, इसको बताना हम लोग कैसे बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसके पोजीशन को, उस पॉइंट के जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करके गया उसके पोजीशन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं एक वेक्टर फॉर्म में, उसको हम लोग आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट P पे था, पहले वो कहां पे था, पहले पॉइंट P पे था, तो पहले पॉइंट P का हम लोग पोजीशन तो निकालते हैं। पॉइंट P आपका, पॉइंट P कहां पे स्थित है, पहले इसको जानेंगे, पॉइंट P कहां पे स्थित है, फिर पॉइंट Q कहां स्थित है उसको जानेंगे, और ये कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, कैसे, पोजीशन वेक्टर से बता सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि पोजीशन वेक्टर का यूज सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ही देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट P आपका यहां से यहां तक है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने एक वेक्टर मान लिया, ये ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट मानना ही पड़ेगा, और इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है R1 वेक्टर मान लीजिए, हमने मान लिया। ठीक है, और इस Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने मान लिया कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा दूरी जो होता है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो इससे इस पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी वो आपकी यही तो होगी। ठीक है, कहां से कहां तक, P और Q से, और इस P और Q तक जाने में जो वेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका R वेक्टर है।
ठीक है, इसको हमने कैसे यूज किया, ये इसका डायरेक्शन कहाँ है, P से Q तक है, क्योंकि ये आपका पहले पॉइंट कहाँ, पहले P पे था, आपका जो बिंदु था वो पहले P पे था, वो बाद में कहाँ पे चला गया, Q पॉइंट पे चला गया। तो इसका जो वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग लेंगे P से Q की तरफ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़े से आगे वाली चीजें आपके यहाँ पे यूज होने वाली हैं। अब एक्चुअली क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर को, जब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मैं बता लेता हूं तब मैं बताता हूं। ठीक है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सदिशों को जोड़ने का नियम जो होता है उसका यूज करेंगे। दो नियम होते हैं, एक आपका ट्रायंगुलर लॉ मतलब त्रिभुजों से वेक्टर सदिशों का जोड़, त्रिभुज से सदिश का जोड़ हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। अब ये दोनों लॉ होते हैं, लेकिन हमको केवल यूज करना है ट्रायंगुलर लॉ का, तो केवल ट्रायंगुलर लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर जो कि हैं एक ऑर्डर में लिए गए, दो वेक्टर मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अब देखो ये एक ऑर्डर में नहीं लिए गए हैं, यहाँ से इसका टेल इसके हेड से जो इसका हेड है वो अगले वाले वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, और फिर इसी तरीके से आपका एक ऑर्डर में ये है। ठीक है, पहले आपका टेल और हेड है, ये टेल है ये हेड है, मैंने पहले क्लास में बताया था। फिर इसका जो हेड है इसके इस दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर का जोड़ हम लोग कैसे कर पाते हैं ट्रायंगुलर लॉ से, इनको अगर दो वेक्टर एक ऑर्डर में लिए गए हैं, तीसरे वेक्टर को एक दूसरे ऑर्डर में अगर हम लोग ले लें, एक अपोजिट ऑर्डर में ले लें, तो यही वेक्टर इसके रिजल्टेंट को बताएगा और ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, उन दोनों वेक्टर को जोड़ देगा। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन आपको अच्छी से मैंने बताया है। आप लोग जल्दी जल्दी बैच के बारे में अभी बताने वाला हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी जब मैं बता दूंगा तो वहां से आप लोग जुड़ना शुरू कर दीजिए, वहां पे बैचेज में भी मैंने ये टॉपिक अच्छे से बताया है। ठीक है, तो दो वेक्टर अगर एक ऑर्डर में है तो तीसरा अगर अपोजिट ऑर्डर में वेक्टर ले लें तो उन दोनों का ये एडिशन को ये बताता है। ठीक है, तो इसी मेथड को हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे। तो आइए, ये आपका थोड़ी सी बेसिक बातें हो गई, बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमने इसका पोजीशन वेक्टर r1 लिया, इसका पोजीशन वेक्टर r2 और यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन हमने r वेक्टर से दिखाया है। तो अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसमें लगाइए, अगर दो वेक्टर एक ऑर्डर में हो, देखिए यहाँ पे ये वेक्टर इसका जो हेड है इस दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, और दो वेक्टर एक ऑर्डर में हो तो तीसरा वेक्टर जो अपोजिट में ऑर्डर में है वो उसका रिजल्टेंट बताएगा, उसकी वैल्यू को बताएगा। तो यहाँ पे ये जो R2 वेक्टर है इन दोनों के एडिशन को बताएगा। ठीक है, वही सेम ट्रायंगुलर लॉ मैंने लगाया है, क्या है, अगर दो वेक्टर एक ऑर्डर में है तो तीसरा वेक्टर अगर हम अपोजिट ऑर्डर में ले लें तो जो तीसरा वेक्टर है वो इन दोनों के एडिशन को बताएगा, इन दोनों सदिश के एडिशन को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R2 वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि हमको चाहिए क्या, ये दोनों डिस्टेंस चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस चाहिए, तो हम r वेक्टर की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग दो पॉइंट के, अगर हमको क्या बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, दो पॉइंट, एक पॉइंट पहले कोई पॉइंट P पे था और बाद में Q पे चला गया, उन दोनों के बीच का अगर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे करेंगे, उस R2 वेक्टर का जो पोजीशन होगा उस R1 वेक्टर का जो पोजीशन होगा दोनों को घटा देंगे और यहां से पोजीशन वेक्टर जो होगा उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा? विस्थापन सदिश मिल जाएगा। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां तक होगा? जहां से पॉइंट P है, P टू Q, जहां पहले पॉइंट था इनिशियल, जहां पे पॉइंट था इनिशियल और फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग बनाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका इनिशियल, हमेशा डायरेक्शन की बात करें तो हमेशा याद रखिए कि इनिशियल जो भी आपने लिया है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक उसका डायरेक्शन होगा, फाइनल पोजीशन तक उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका विस्थापन सदिश होता है। इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर, अगर इस वेक्टर से हम लोग क्या बताते हैं कि कोई पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दो पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक कैसे मूव कर रहा है, उसके पोजीशन को हम लोग आराम से बता सकते हैं। और उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितना मूव करके गया है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में भी अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर, ये क्या होता है? एक टाइप होता है वेक्टर का दैट शोज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लें या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन को बताता है। फर्स्ट, सेकेंड, आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल और फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो लाइन आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। देखो यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल, यहाँ पे आप डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम जो पीछे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये वाला डायग्राम यहाँ पे आप बना लेंगे तो ये आपका फॉर्मूला हमने निकाल दिया है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। एक मिनट, हाँ, आप देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो आ जाएगा आर वेक्टर का, वो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। मतलब पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को पहले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से माइनस कर दीजिए, ये आपका निकल के आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होता है? लेट अस कंसीडर द कोऑर्डिनेट, आपके यहाँ पे डायरेक्शन। अब यहाँ पे इसका कार्टेशियन फॉर्म हम लोग बात करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म भी देख लेते हैं। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म मतलब, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस जहां पे हो कोऑर्डिनेट, थ्री डायमेंशनल स्पेस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लोग मान लेते हैं कि वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस था, एक्स एक्सिस था। अब इसको 2D में भी कर सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट आपको 3D में बताऊंगा, जिससे आपको 2D वाला तो आराम से क्लियर हो जाएगा। 2D वाला मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो मान लो कि ये जो पॉइंट P है इसको हमने किससे दिखाया है? x1 y1 z1 से दिखाया है। किससे दिखाया है? x1 y1 z1। इसके पोजीशन वेक्टर को हमने x1 y1 z1, सॉरी, इसके पोजीशन, इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x1 y1 और z1। ठीक है, समझ में आ गया? हमने ओरिजिन बना लिया, ये आपका ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ कर दें तो ये क्या बताएगा? इसके पोजीशन वेक्टर को बताएगा। मान लो कि ये जो पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग मान रहे हैं R1 वेक्टर। ठीक है, R1 वेक्टर, अगर मैं R1 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर पूछूं R1 वेक्टर का, तो वो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? x1 i कैप। क्या लिखोगे? x1 i कैप
प्लस y1 j कैप और z1 k कैप। इसीलिए मैंने कहा कि पोजीशन वेक्टर का सबसे ज्यादा यूज आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में होगा और इनसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मान लो r1 वेक्टर पता चल गया और ये पॉइंट जो P पे था बिंदु वो बाद में मूव करके कहां पे चला गया, Q पे, और इस Q का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2 है। क्या है, x2 y2 और z2 है। तो हमको क्या करना होगा, इस Q के पोजीशन को बताने के लिए इस ओरिजिन से इस Q तक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इसके पोजीशन को बताएगा। मान लेते हैं कि इसका जो पोजीशन है वो r2 वेक्टर से हम लोग दिखा रहे हैं, तो r2 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये आपका मैंने पोजीशन लिख दिया उस पॉइंट Q का। तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो PQ आपका यहां से यहां तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, यहां से यहां तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और यही हम लोग मान लेते हैं ये आपका R वेक्टर से दिखाया गया। तो R वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, मैंने बताया फॉर्मूला अभी क्या आया था। R वेक्टर निकालने का तरीका है कि R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आओ माइनस करो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे x2i का पहले r2 वेक्टर को लिखो, यहाँ पे x2i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, माइनस करो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1i कैप, समझ में आ रहा है, प्लस सॉरी आपका या तो माइनस, इसको ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, यहाँ आपका ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो ये प्लस में रहेगा ना, x1i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में ही लिखा है मैंने। अब इसको अगर हम लोग बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा टर्म यहाँ पे माइनस में, एक और स्टेप लिख लेते हैं, x2i कैप y2 j कैप z2 k कैप माइनस x1i कैप माइनस y1 j कैप और माइनस z1 k कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो प्लस और वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन होता है हमेशा आई कैप का आई के कैप के साथ ही होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्सट्रैक्शन में ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई कैप का आई के साथ आपका सब्सट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे अगर मैं आई कैप को कॉमन ले लूं, सॉरी यहाँ पे अगर आई कैप आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप। कैसे आया, आई कैप, यहाँ पे भी आई कैप को हमने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 प्लस क्या हो जाएगा, इसी तरीके से y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये आपका यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गया और ये इसका इस जो आपका बिंदु है जो हमने पॉइंट माना है उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलने का तरीका कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको वेक्टर दिया रहे तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस आर वेक्टर का पहले कैप लिखेंगे, कैप लिखने के बाद आर वेक्टर को लिखेंगे ऊपर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर कर देंगे, ये हमारा इसके डायरेक्शन को बता देगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रख दो और इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मॉड निकाल के मैं बता दे रहा हूं, मॉड क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे आ रहा है, क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड अभी पीछे निकाल रहे थे तो यहाँ का जो मैग्नीट्यूड था उसका स्क्वायर कर रहे थे, आई कैप के बगल वाला मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 है तो पूरे का स्क्वायर होगा, तो इसीलिए मैंने पूरे का स्क्वायर किया है यहाँ पे, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे मॉड निकल गया। तो आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर रख देंगे, तो ये जो कार्टेशियन फॉर्म होगा, इस फॉर्म में अगर वेक्टर का कोऑर्डिनेट आपको पता होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको बताना है, उसका डायरेक्शन बताना है तो यहां से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे
क्वेश्चन आप इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ना। चलो मान लो कि कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 3, 4 और 2 दिया गया है, और एक पॉइंट ऐसा है Q जिसका जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 1, 2, 4 दिया गया है, और पूछ रहा है कि यहाँ पे या आप यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू में चेंज कर दूं क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं पॉजिटिव में करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 ले लूं, 6 ले लूं और यहाँ पे आपका 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 4, 6, 3 ले लिया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हमको पता है, मतलब इसका मतलब है कि P आपको पता है, P का कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, 2, और Q का कोऑर्डिनेट पता है, बाद में Q पॉइंट पे चला गया 4, 6, 3। ठीक है, और यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर से दिखा रहे हैं, यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर से दिखा रहे हैं, और ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखिए, R1 वेक्टर कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अगर देखो यहाँ पे अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालने नहीं आता तो आप कैसे यहाँ पे बता पाते, आपको नहीं आती चीजें, इसीलिए आपको पोजीशन वेक्टर मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से इस Q का पोजीशन लिखिए, R2 वेक्टर है तो R2 वेक्टर का पोजीशन लिखिए, क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस 3i कैप, और यहाँ पे सॉरी आई कैप आपको बाहर रहेगा ना, दोनों का मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, क्या था x2 माइनस x1 आई कैप था, तो x2 के जगह यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 माइनस 3 करेंगे, 4 माइनस 3 और आई कैप को बाहर कर लेंगे। ठीक है, प्लस आप क्या करेंगे 6 में से 4 माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 के कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आया तो 1 को मैंने नहीं लिखा है, आई कैप 6 4 2 जे कैप, 6 में से 4 माइनस 2 बचा, और यहाँ पे प्लस 3 में से 2 हो गया 1, मतलब के कैप, मतलब आर वेक्टर बराबर कितना आ गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गया। अब इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपको डायरेक्शन पूछे तो आप नहीं बता सकते हैं, क्या करना है आर कैप लिखिए, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो क्या लिखिए आई कैप प्लस 2j कैप, जैसे वेक्टर दिया गया है पहले ऊपर लिख लीजिए, अपॉन मॉड निकालने के लिए अंडर रूट, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, यहाँ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, मतलब इसको सॉल्व करके क्या आ गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट में क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन भी निकल गया और यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट भी इसका बता दिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देगा कि आपको बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बताइए और उसके एक एग्जांपल भी दीजिए, तो एग्जांपल में आप इस तरीके से एक क्वेश्चन लेके आप सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में इतना लिख दीजिएगा, इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, फॉर्मूले के बाद आप लोग आगे चलेंगे, यहाँ पे मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट 2D में लेके बताया है, 2D में क्या होगा दो ही एक्सिस होगा, तो x1 y1 और x2 y2 दिया गया है, तो x2 i कैप y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप, इन दोनों को माइनस किया तो x2 x1 आ जाएगा, यहाँ पे x1 रहेगा।
ठीक है, आई कैप प्लस y2 y1 जे कैप आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो आर वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग मेन वही यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? आर वेक्टर का r2 वेक्टर माइनस r1, यही फॉर्मूला आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होता है, यही आपका हमेशा यूज होगा। अब डायरेक्शन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या करेंगे? ऊपर पहले आप आर वेक्टर लिखिए अपॉन मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर को केवल आर से भी दिखा सकते हैं या मॉड ऑफ आर हमेशा लिख दिया करिए। इसको हम लोग मॉड ऑफ आर मतलब क्या है? वैल्यू है आर की, तो आर भी केवल लिख के दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने क्या कर दिया? पूरे इस वेक्टर को लिख लिया अपॉन इसके मॉड का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x1 रहेगा, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड आपका निकल जाएगा, और यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पे रख दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग क्या, अब हमारा ये टॉपिक तो आपका एंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले हम तो थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो एप्लीकेशन है डीएनएस एजुकेयर, जिसको आप प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डीएनएस एजुकेयर ऐप, यहाँ पे आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डीएनएस एजुकेयर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के बाद इस पे हमारे बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम की क्लासेस ऑलरेडी आपकी चल रही है। ठीक है, तो इस बैचेज में आपको यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसका नाम है नवोद्भव बैच। और नवोद्भव बैच में इनरोल होने के लिए आपको 1250 रुपीज का केवल वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। और इसमें आपको क्या मिलने वाला है? जैसे मान लो बीएससी मैथमेटिक्स आप कर रहे हो, बीएससी मैथमेटिक्स में आपका फिजिक्स हो गया, जो भी आपके दो मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट होगा, तो जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट केवल वन टाइम पेमेंट, केवल 1250। ऐसा नहीं कि आपको केवल फिजिक्स के लिए 1250 रुपीज पेमेंट करना है, आपको 1250 रुपीज में जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? जैसे मैंने आज की क्लासेस ली, इसी प्रकार से आपको क्लासेस मिलेंगी। फिर डाउट क्लास भी मिलने वाला है, लाइव डाउट क्लास भी आपको मिलेगा। क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है, इसको आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जब एप्लीकेशन पे आओगे तो उसी तरीके से जो भी क्लास में मैंने लिखा उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर करवाए जाते हैं आपको। एक यूनिट आपका एंड होता है, उस यूनिट एंड होते ही उस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग यहाँ पे आराम से। और इस कोर्स की वैलिडिटी क्या होती है? 3 मंथ में हम लोग कोर्स को खत्म कर देते हैं, और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहती है, जब तक आपका एग्जाम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इस समय आप अगर ज्वाइन करते हैं DNS20, आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 1250 रुपीज में भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही आप इस प्रकार से कोर्सेज में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। वहां पे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, और वहां पे हम लोग और डिटेल में सिलेबस टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे एक एक चीजें डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे आपका एग्जाम रिटन में हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट गिव्स। जो पोजीशन होता है, पोजीशन वेक्टर होता है ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल का ऑफ एनी इंस्टेंट गिव्स, वो हमको किस बारे में बताता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल के वेलोसिटी को बताता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को बताता है। थर्ड है द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू ओरिजिन। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मैंने बताया ना कि क्या बताता है, आपको किसी भी पार्टिकल के पोजीशन, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताता है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जो कि आपका एक ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं हुई है,
एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लास्ट में लिख लीजिएगा। कौन सा स्टेटमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए आपका हमेशा करेक्ट होगा? ठीक है, इट कैन बी नेवर जीरो, ये आपका जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा? ऑलवेज आपका ट्रू होना चाहिए। इट कैन नेवर बी जीरो, तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे दिया गया ऑप्शन की जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसा तो है नहीं कि डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा जीरो के बराबर हो सकता है। अगर आप देखो, यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि आप यहाँ से मूव किए, यहाँ तक ए से बी तक गए और फिर आपने बी से ए तक वापस आ गए, बी से ए तक वापस आ गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ? फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहाँ है? दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो मतलब आपका पोजीशन जो है वो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका जीरो है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, ये आपका जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो उसके इक्वल होता है। तो अगर इधर से इधर 5 मीटर चला, इधर से इधर 5 मीटर चला, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो आया था। लेकिन अगर आपका ये जो ऑप्शन दिया गया ये कह रहा है कि हमेशा आप इक्वल कर दीजिए जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो 5 और 5 ऐड करेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है? जीरो। तो यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट कैन बी निगेटिव, ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये आपका निगेटिव हो सकता है। और यहाँ पे दिया गया इट कैन बी जीरो इवन व्हेन द डिस्टेंस इज नॉट जीरो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या दिया गया? इट कैन बी जीरो इवन व्हेन द डिस्टेंस इज नॉट जीरो। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, अगर मैं पूछूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, बी से ए आया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रेवल किया गया? टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे क्या है? जीरो है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये क्लास 11th की बेसिक चीजें हैं, वहां पे आपको बताया गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट, अगर नहीं भी बताया तो मैंने यहाँ पे आपको समझा भी दिया है अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ पार्टिकल इज लोकेटेड एट कोऑर्डिनेट, एक पार्टिकल है जिसका पहला कोऑर्डिनेट मान लेते हैं पी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 मीटर, 4 मीटर और 0 मीटर, और मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और आपको बताना है फाइंड, यहाँ पे लिख लीजिएगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो एक पॉइंट दिया गया है, अब इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, तो कैसे बताओगे? पहले क्या करो, यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस एक कोऑर्डिनेट मान लो, इसके एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, और इस रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वेक्टर मान लो आर वेक्टर, और इसी आर वेक्टर की वैल्यू लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 3 मीटर चला है, मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, तो मतलब 3 आई कैप हो जाएगा, प्लस 4 मीटर यहाँ पे वाई एक्सिस पे चला है तो 4 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे 0 मीटर के मतलब जेड एक्सिस पे चला है तो 0 हो जाएगा, तो 0 के कैप, मतलब ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो इस फॉर्म में दिखाया जा सकता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर आपका क्या हो गया? इस फॉर्म में आपका दिखाया गया है। पोजीशन वेक्टर पार्टिकल यहाँ पे 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इस पर एक हाँ ओके, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप आपको दे देगा, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के फॉर्म में दे देगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप दे देगा, और 3 आई कैप प्लस या माइनस के कैप हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, 4 के कैप,
तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर आप कहां से बता सकते हैं, इस आर वेक्टर से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। चलो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज। अब कोई पार्टिकल है जो कि ए से बी तक मूव किया और इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो अब हम लोग बार बार डायग्राम आप बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, लेकिन हमेशा आप इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या करना है, आर वेक्टर का फॉर्मूला होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर को लिखिए तो 5 i कैप, ये इसको R2 वेक्टर मान लेते हैं, तो 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप हो जाएगा, माइनस R1 वेक्टर क्या है 2 i कैप, माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर हमेशा माइनस आता जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो यहाँ पे 1 j कैप है तो मतलब केवल j कैप लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका है। अब देखो इसमें से i कैप में से i कैप केवल माइनस होता है बताया था, तो क्या हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इससे माइनस करेंगे तो आपका 3j कैप हो जाएगा, और फिर 2k में से k माइनस करेंगे तो आपका k कैप हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ पे मैच कर रहा है कोई ऑप्शन, देखो 3i कैप 3j कैप प्लस k कैप हो जाएगा, यहाँ पे 3k कैप हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, या प्लस है तो 3k कैप। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, और बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पे माइनस है तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका डिस्करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा, और इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक और भी चीज पूछ सकता है, डायरेक्शन। तो अगर आपको डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन निकालने का तरीका पहले क्लास में भी बताया है, आर कैप लिखिए, आर वेक्टर लिखिए और उसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर दीजिए। तो इसी वेक्टर के लिए अगर निकालें तो आर वेक्टर पूरा लिख लीजिए 3k कैप, ये मैंने पूरा वेक्टर लिख लिया, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9। अब तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्शन भी आ जाएगा, प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। अब रिटन में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। रिटन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको दोनों साथ आते हैं, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर विथ एग्जांपल आपको बताना है। एग्जांपल मतलब एक एग्जांपल, जैसे मैंने जो नंबर लेके 3 4 5 करके एग्जांपल जो दिया था उस एग्जांपल से बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों आते हैं तो ये आपका किस में आ जाएगा, शॉर्ट में आपसे पूछेगा। ठीक है, शॉर्ट में पूछता है मेनली आपका ये क्वेश्चन जो होता है आपका शॉर्ट में पूछता है। अगर वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो केवल आपको फॉर्मूला पूछ देगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है, और अगर आपको लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग में आपको वेक्टर एडिशन के साथ पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहले पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करिएगा। क्या करना है, यहाँ पे आ जाइएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन लिखिएगा, उसका एक फॉर्मूला एग्जांपल लेके जो मैंने पीछे एग्जांपल समझाया है उसको यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ तक आप बता दीजिएगा। ठीक है, आर कैप तक आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या डिफाइन हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। और एक एग्जांपल आप कौन सा दिखाएंगे, कौन सा है एक एग्जांपल, मान लीजिए कि जो नंबर वाला मैंने ये वाला एग्जांपल जो लिया है, ये वाला एग्जांपल आप लेके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करने के लिए पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे आइएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डेफिनेशन लिखिएगा, उसका ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला आपको ये डायग्राम बना के यहाँ तक आपको फॉर्मूला बताना है, और साइड में लिखना है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमने ट्रायंगुलर लॉ का यूज किया, त्रिभुज का नियम जो कि सदिशों को जोड़ने के लिए बना गया है,
उसका हमने यहाँ पे यूज किया है, इसको साइड में लिख दीजिएगा। तो ये पूरा लाइन भी आपको लिखना होगा, ठीक है। डिफिनीशन के बाद यहां से यहां तक आप लिख दीजिएगा। यहाँ फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। एक एग्जाम्पल में जैसे मैंने एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करवाया है, जैसे कार्टेशियन फॉर्म का ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लेके सॉल्व करवाया है, इस क्वेश्चन को दिखा दीजिएगा, आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं चीजों को अच्छे से, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपको दोनों साथ में आ सकते हैं या दोनों सिंगल आएंगे तो सब वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बच्चों, अगर आपको ये वाला वीडियो अब यहाँ पे एंड हो गया, अब इस वीडियो में आपको अगर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी तो इसी तरीके से और भी वीडियो पढ़ने के लिए और लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिनको जो अभी आपके दोस्त हैं वो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको शेयर जरूर करिए और उनको बताइए कि इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है, जिससे वे सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पे और इस कोर्स में कैसे जुड़ना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया है। आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे, इसमें 20% का डिस्काउंट है। और हाँ, अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको जो भी मैंने इस क्लास में लिखा, जो भी हमारा पीडीएफ है, अगर उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद एक फ्री स्टडी मटेरियल का उसमें सेक्शन होगा, उस सेक्शन पे जाइएगा, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे क्लास का पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी पिछले वीडियो आते जा रहे हैं उनको लाइन बाय लाइन देखते जाइए, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसको भी बता दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।